तो क्या लिख रहे हैं? विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध। ई तथा वी, विद्युत क्षेत्र मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई, विभव मतलब कैपिटल वी, विभव में संबंध। ई तथा वी में संबंध। ठीक है, तो अगर कोई बिंदु आवेश है तो बिंदु आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का एक सूत्र आप जानते हैं, E बराबर KQ/r² P बिंदु पर। इसी P बिंदु पर विभव का भी सूत्र आप जानते हैं, KQ/r। सही बात है। तो ये तो बिंदु आवेश के कारण वो सूत्र हैं जो आप जानते हैं। अब हम E और V में संबंध व्युत्पत्त करेंगे। तो बहुत सरल सा और छोटा टॉपिक है, लेकिन उसका व्यापकीकरण भी करेंगे। तो पहले सीधी बात करते हैं। देखिए, अगर बिंदु O पर प्लस Q आवेश रखा हुआ है और इससे R दूरी पर एक A बिंदु है, ठीक है, और A से कुछ दूरी पर एक और बिंदु है B बिंदु, A बिंदु और ये B बिंदु, ठीक है। दूरी की बात करें तो O से A तक की दूरी को मैं कह रहा हूं R, और O से B तक की दूरी को मैं कह रहा हूं R प्लस dr। B थोड़ा सा दूर है। कितना दूर है? A और B के बीच की दूरी कितनी है? dr है। सीधी सी बात है। A और B आपको भले थोड़े दूर दिख रहे हैं, लेकिन ये एक दूसरे के बहुत निकट हैं, बहुत निकट बिंदु है, ठीक है। तो ये जो बिंदु आवेश है प्लस Q, ये A बिंदु B बिंदु के बीच में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है E, और E क्या होता है? KQ/r²। इसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र। कब? जब dr बहुत अल्प हो। सही बात। जब dr बहुत अल्प होता है तो इसको नगण्य मानेंगे, तो लगभग विद्युत क्षेत्र क्या होगा? KQ/r²। तो dr को इसीलिए अल्प लिया जाता है, ठीक है। तो हम E की बात जानते हैं। अब दूसरी बात, मान लेते हैं A पर विभव है V, A बिंदु पर विभव है V, B बिंदु पर विभव है V प्लस नहीं, V माइनस dV, थोड़ा कम होगा। दूरी है तो A बिंदु पर, ठीक A बिंदु पर विभव V है, ठीक B बिंदु पर विभव V माइनस dV है। तो A और B के बीच विभवांतर कितना है? V माइनस dV। तो बिंदु A पर विभव माइनस बिंदु B पर विभव, विभवांतर है कितना है? सही है, माइनस माइनस प्लस करके। तो कुछ बातें मैंने आपको थोड़ी सी बता दी इस चित्र से संबंधित। एक और बात, जो कार्य होता है स्थिर विद्युतिकी में, कार्य क्या होता है? तो कार्य, एक तो हम कहते हैं विद्युत बल गुणा विस्थापन का अदिश गुणनफल, विद्युत बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य होता है। एक हम कहते हैं कि कार्य होता है आवेश गुणा विभवांतर, आवेश गुणा विभवांतर। तो अगर हम आवेश को Q0 ले लें और A और B के बीच विभवांतर की बात करें, तो A और B के बीच विभवांतर कितना है? dV, है ना। तो ये है V विभवांतर, विभव कहां पर? A पर, और यह है विभव कहां पर? B पर। तो बिंदु A और बिंदु B के बीच विभवांतर क्या होगा? बिंदु A पर विभव माइनस B पर विभव। सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, है ना। तो कुल मिलाकर स्थिर विद्युतिकी में कार्य ज्ञात करने के दो तरीके होते हैं, एक बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल, और दूसरा आवेश गुणा विभवांतर, आवेश गुणा विभवांतर। तो दोनों तरीकों से हम कार्य निकालेंगे, दो समीकरण बनाएंगे, दो बार कार्य निकालेंगे, और उन कार्यों की तुलना करके हमें E और V में संबंध मिलेगा। फिर उसका व्यापकीकरण करेंगे और फिर आप कुछ प्रश्न हल करेंगे, तब जाकर आपको टॉपिक का महत्व फाइनली समझ में आएगा। तो हेडिंग लिख लिया मेरे ख्याल से सभी ने। दूसरा काम करना है, ये चित्र बनाया है राइट साइड में, चित्र बनाना है राइट साइड। हो जाए तो बता देना, चित्र है ना।
हो गया। यहां बीच में कहीं आपको दिखाना है प्लस Q0 आवेश, ए और बी के बीच में कहीं प्लस Q0 आवेश। तो हम इस प्लस Q0 आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक विस्थापित करेंगे और कार्य की गणना करेंगे 2 बार। प्लस Q0 आवेश को बिंदु बी से बिंदु ए तक लाने में किए गए कार्य की गणना करेंगे 2 बार। कैसे, है ना? तो आई थिंक प्लस Q0 भी दिखा दिया चित्र में। अब लिखिए इसके नीचे, देखिए चित्र में, फटाफट लिखिए, चित्र में दर्शाए अनुसार, चित्र में दर्शाए अनुसार ओ बिंदु पर स्थित प्लस Q आवेश से, ओ बिंदु पर स्थित प्लस Q आवेश से R तथा R प्लस dr दूरियों पर, R तथा R प्लस dr दूरियों पर क्रमशः बिंदु A व B स्थित हैं, क्रमशः बिंदु A व B स्थित हैं। खड़ी पाई लिखिए आगे। माना इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर माना इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना है? dv है, विभवांतर dv है। खड़ी पाई। तो स्रोत आवेश है, r दूरी पर a बिंदु है, r प्लस dr बिंदु दूरी पर b बिंदु है और दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर है dv। a पर विभव माइनस b पर विभव का अंतर क्या है? ठीक है, ओके। लाइन चेंज करके लिखिए, किसी प्लस Q0 है ना, किसी प्लस Q0 बिंदु आवेश को, किसी प्लस Q0 बिंदु आवेश को B बिंदु से A बिंदु तक विस्थापित करने में, B बिंदु से A बिंदु तक, B बिंदु से A बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, विस्थापित करने में किया गया कार्य dw हो तो, किया गया कार्य dw हो तो, लाइन चेंज करके dw बराबर Q0 इंटू dv, dw बराबर Q0 इंटू dv। तो हमेशा ध्यान रखना, स्थिर विद्युतीय में कार्य क्या होता है? आवेश गुणा विभवांतर। तो Q0 आवेश को B से A तक लाने में कार्य क्या होगा? Q0 इंटू A और B के बीच विभवांतर। समीकरण 1 बना दिया सभी ने, समीकरण 1। समीकरण 1 के बाद लिखिए, यदि बिंदु A व B के मध्य विद्युत क्षेत्र E हो तो, यदि बिंदु A व B के मध्य विद्युत क्षेत्र E हो तो Q0, इसी लाइन में लिखना, हो तो Q0 आवेश पर विद्युत बल Q0 आवेश पर विद्युत बल Fe बराबर Q0 इंटू ई होगा। जानते हैं ना, पहला चैप्टर जिस तरह से
भार बराबर mg होता है, उसी तरह से स्थिर विद्युतिकी में बल होता है आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र। तो अगर बिंदु आवेश Q0 A और B के बीच कहीं पर भी है तो उस पर विद्युत बल कितना होगा, Q0 इंटू E। कब, अगर विद्युत क्षेत्र E है तो, ठीक है। इतना और लिख दिया, लिखिए तब Q0 बिंदु आवेश को, तब Q0 बिंदु आवेश को B से A तक विस्थापित करने में, तब Q0 बिंदु आवेश को B से A तक विस्थापित करने में किया गया कार्य, B से A तक विस्थापित करने में किया गया कार्य। तो फिजिक्स में E और B के बीच संबंध व्युत्पन्न करने का एक सिस्टम है, एक मेथड है, एक तरीका है। और वो तरीका क्या है, किसी आवेश को B से A तक लाने में जो कार्य है वो दो बार ज्ञात करते हैं। एक बार इस तरीके से आवेश गुणा विभवांतर, और एक बार इस तरीके से। कैसे, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, और बीच में गुणा कौन सा है, ये अदिश गुणनफल बोलते हैं इसको, बिंदु गुणनफल या अदिश गुणनफल। जिसको खोलते हैं तो कॉस आता है, सदिश गुणनफल में क्रॉस होता है, और उसको खोलते हैं तो साइन आता है। 11 में पढ़ाई जाती है ये बातें। तो ये जो आर वेक्टर है इसको क्या बोलते हैं, डी आर वेक्टर, इसको बोलते हैं विस्थापन सदिश। और बताइए मुझे इस डी आर वेक्टर की दिशा कहाँ होगी, बताइए, दाईं ओर या बाईं ओर, दाईं ओर या बाईं ओर। आवेश को कहां से कहां लाया जा रहा है, बी से ए की तरफ, तो विस्थापन की दिशा क्या होगी, बाईं ओर, ए से ए की तरफ, बी से ए की ओर। और आवेश पर जो बल लगेगा, विद्युत बल, विद्युत बल की दिशा कहां होगी, दाईं ओर। तो विद्युत बल की दिशा और विस्थापन की दिशा एक दूसरे के विपरीत है, तो कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो देखिए डी डब्ल्यू बराबर एफ ई डी आर कॉस 180 डिग्री। तो 180 डिग्री का कारण क्या है, डी आर की दिशा बी से ए की तरफ, और विद्युत बल क्योंकि एक धनावेश दूसरे धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो विद्युत बल कैसा होगा, ए से बी की तरफ, और विस्थापन हम कहां कर रहे हैं, बी से ए की तरफ। तो इस तरह से लिखिए W बराबर बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल, ये भी कार्य होता है। DW बराबर FE, तो FE की जगह कुछ लिखना चाहते हैं, क्या लिखें भाई, FE की जगह हम क्या लिख सकते हैं, Q0 इंटू E गुणा DR गुणा -1, सही बात। cos 180 का मान आपको सभी को पता है, -1, ओके। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, DW बराबर -Q0 E DR, समीकरण 2, -Q0 E DR, समीकरण 2। तो जो मैं शुरू में कह रहा था, आवेश को विस्थापित करने में जो कार्य है वो दो बार ज्ञात किया हमने। आवेश को विस्थापित करने में कार्य दो बार ज्ञात किया है, एक बार है ना आवेश गुणा विभवांतर से, और एक बार बल गुणा विस्थापन से। और दोनों कार्य, ये वाला कार्य और ये वाला कार्य बिल्कुल बराबर है। अगर ये 1 जूल है तो ये भी 1 जूल ही होगा, कार्य तो वही है ना, आवेश को बी से ए तक लाने में कार्य, बस विधि अलग थी। तो इसका मतलब समीकरण 1 और 2 का LHS समान है, तो इनकी तुलना की जा सकती है। लिखिए समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से -Q0E -Q0E dr बराबर Q0 dV। देखो Q0 कट रहा है, ना। E बराबर क्या लिख सकते हैं आप,
dv बाय dr, बट एक ऋणात्मक चिन्ह भी दिखाई देगा ना, E बराबर माइनस dv बाय dr। तो अगर 11th में आपने नाम सुना है ना अवकलन डिफरेंशिएशन अवकलन, तो वहां पर जैसे होता है ना d अपॉन dx ऑफ x की पावर n, है ना, तो ये x की पावर n क्या है, कोई फलन है। तो यहाँ पर विभव क्या है, विभव दूरी का फलन होता है। विभव किस पर निर्भर करता है, स्थिति पर। तो विभव किस पर निर्भर करता है, स्थिति पर। तो विभव का स्थिति के सापेक्ष अवकलन है ये dv बाई dr, क्या है, विभव का स्थिति के सापेक्ष अवकलन है। और ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है, बड़ा ध्यान से सुनना है, ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है। तो ऋणात्मक चिन्ह हमें बताता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में जैसे जैसे आगे बढ़ोगे विभव घटता जाएगा, कमी होती जाएगी। तो अगर आप विद्युत क्षेत्र की दिशा में dr दूरी तय करते हो तो विभव में कितने की कमी आ जाती है, dv की। देख लो, अगर आप a से b तक जाओगे तो इसका मतलब आप विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहे हो, और a से b तक जाने में विभव कितना कम हो जाता है, dv कम हो जाता है। तो ये ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता जाता है। तो dv दूरी तय की और विभव dv घट गया, dr दूरी तय की, विभव dv घट गया। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता जाता है। एक और बात, ये तो एक जनरल फॉर्मूला है, किसी भी दिशा में काम करता है। ये जो r सदिश होता है ना, ये त्रिविमीय सदिश माना जाता है, किसी भी दिशा में हो सकता है। इसका मतलब x i कैप, y j कैप, z k कैप। किसी ने अगर त्रिविमीय सदिश के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा है तो ये होता है x दिशा में घटक, ये होता है y दिशा में, और ये होता है z दिशा में घटक। तो r वेक्टर त्रिविमीय सदिश होता है। तो ये तो जनरल फॉर्मूला है। अगर मुझे x दिशा के विद्युत क्षेत्र का पता लगाना हो, ये तो कुल विद्युत क्षेत्र है, अगर केवल x दिशा का विद्युत क्षेत्र पता लगाना हो तो क्या होगा, माइनस dv बाय dx। अब x दिशा का ही मिलेगा। इसी तरह से y का निकालना हो तो आप समझ सकते हैं, ये तो जनरल है, त्रिविमीय है। अगर y दिशा का विद्युत क्षेत्र पता लगाना हो तो माइनस dv बाय dy, y के सापेक्ष। इसी तरह से z दिशा का विद्युत क्षेत्र भी होता है dv बाय dz, इस तरह से। और अगर आपसे कहें कि ये है परिणामी विद्युत क्षेत्र, कुल विद्युत क्षेत्र, तो कुल विद्युत क्षेत्र को अगर आप सदिश रूप में लिखना चाहें तो कैसे लिखते हैं, x दिशा का विद्युत क्षेत्र i कैप, y दिशा का विद्युत क्षेत्र j कैप, z दिशा का विद्युत क्षेत्र और k कैप। समझ रहे हैं। तो इस विद्युत क्षेत्र को अगर सदिश रूप में और अच्छे से लिखना है, जो कि अंतिम रूप होता है, तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस ब्रैकेट dv अपॉन dx i कैप, dv अपॉन dy j कैप, और अंत में dv अपॉन dz k कैप। तो एक सूत्र व्युत्पत्त करते हैं और इंडिविजुअल दिशाओं में, मतलब निश्चित दिशाओं में आप विद्युत क्षेत्र के सूत्र बना सकते हैं। और 11th में किसी त्रिविमीय सदिश को ऐसे लिखा जाता है, जैसे होता है ना a सदिश बराबर ax i कैप, ay j कैप, az k कैप। जनरल फॉर्मूला 11 में ऐसे ही लिखते हैं। अगर कोई b सदिश है तो bx i कैप, by j कैप, bz k कैप। ये i कैप, j कैप, k कैप क्या होते हैं, इकाई सदिश। i कैप x दिशा में, j कैप y दिशा में और k कैप z दिशा में इकाई सदिश होते हैं। तो ये तो होता है परिमाण और ये देता है दिशा, ये होता है परिमाण और ये देता है दिशा, ये परिमाण और ये दिशा। तो इस प्रकार से प्रत्येक पद, पूरा पद क्या होता है, सदिश सदिश सदिश, और ये भी क्या होता है, सदिश। तो इस तरह से ये है एक जनरल फॉर्मूला, और ये इसके विशेष दिशाओं में एक तरह से सूत्र हैं, और इन सबको यूज लेकर हम किसी विद्युत क्षेत्र को सदिश रूप में दिखा सकते हैं। इसको काम में लेकर फॉर्मूलाज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो यहां तक सबने कर लिया, इसके नीचे लिखिए जो मैं कह रहा हूं। तो एक जनरल मतलब सामान्य सूत्र तो सामने है, अब इसका और हम क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। तो लिखिए यदि Ex, EY व EZ
यदि ई एक्स नीचे छोटा सा एक्स है ना, इसी तरह से ई वाई व ई जेड क्रमशः एक्स कॉमा वाई व जेड दिशाओं में, क्रमशः एक्स कॉमा वाई व जेड दिशाओं में विद्युत क्षेत्र ई, दिशाओं में विद्युत क्षेत्र ई, दिशाओं में विद्युत क्षेत्र ई के घटक हो तो, विद्युत क्षेत्र ई के घटक हो तो ये लिखना है आपको, हो तो तीनों लिखना है। आप एक लाइन में लिख सकते हैं या जैसे मैंने लिखा है वैसे भी दिखा सकते हैं। हो तो ई एक्स बराबर क्या होगा, ई वाई बराबर क्या होगा, व ई जेड क्या होगा, ये सब लिखते हैं। हो तो कॉमा बीच में लगा देता हूं, लिख दिया। नीचे लिखिए तथा सदिश रूप में, लिखिए तथा सदिश रूप में। तो किसी भी त्रिविमीय सदिश को लिखने का तरीका एक ही है। विद्युत क्षेत्र है तो ये विद्युत क्षेत्र के लिए है। अगर बल हो, मान लो एफ वेक्टर है कोई बल, त्रिविमीय बल है, तो उसको ऐसे लिखता है एफ एक्स आई कैप, एफ वाई जे कैप। तो तरीका तो सभी के लिए सेम है। 11th में जनरल बताते हैं, ए सदिश है तो ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। तो आज विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र सदिश होता है, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, तो सदिश राशि है तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है। ओके, आपको ई एक्स ई वाई ई जेड के मान रखने हैं और जो सूत्र सबसे नीचे दिखाई दे रहा है यहां तक पहुंचना है। ई एक्स ई वाई ई जेड के मान रख दो और ये है अंतिम सूत्र। तो अभी तो मैंने फॉर्मूले के बारे में बताया, जब इसका उपयोग करेंगे ना, उपयोग के लिए आपको क्या आना चाहिए, अवकलन का थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। अवकलन में भी किस सूत्र का ज्ञान, कि किसी x की घात n का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, n x की पावर n-1। नॉर्मल फॉर्मूला है ये, x की घात n का अवकलन क्या होता है, n x की घात n-1। समाकलन दूसरी दुनिया की चीज है, अवकलन अलग है, रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो जैसे आपसे कहूं मैं एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होगा, तो फटाफट कह देंगे ना, घात आगे आ गई और x की घात अब कितनी रह गई, एक 2x, सही बात है, तो कर देंगे, सही बात है। तो इस टॉपिक में आपने क्या सीखा, E और V के बीच संबंध। तो यहाँ पर कौन था, एक प्लस क्यू आवेश, जिसको हम स्रोत आवेश भी कहते हैं। स्रोत आवेश यहाँ पर विभव उत्पन्न कर रहा है, यहाँ विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न कर रहा है। और विभव और विद्युत क्षेत्र में हमने जनरल फॉर्मूला डेराइव किया, E बराबर माइनस dV/dr। अगर त्रिविमीय हो विद्युत क्षेत्र तो इस सूत्र को काम में ले लेते हैं। एक विमीय हो तो कोई दिक्कत नहीं, एक पद रह जाएगा। द्विविमीय हो तो इनमें से कोई दो रह जाएंगे, एक नहीं होगा। और त्रिविमीय हो तो तीनों उपस्थित होंगे। ठीक है, ये एक बात हमने पूरी की। और ऋण चिन्ह के बारे में आपको बता तो दिया मैंने, लिखना बाकी है। तो सुनिए, ये जो फॉर्मूला लिखा था ना, E बराबर माइनस dV/dr, और जिस पर स्टार लगाया था, तो वहां छोटी राइटिंग में थोड़ी बहुत आसपास कहीं भी जगह हो मिल जाएगी, एक लाइन की जगह। तो नोट करके किसके बारे में लिखवा रहा हूं, इस ऋण चिन्ह के बारे में। तो लिख लीजिए नोट करके, यहां ऋण चिन्ह, यहां ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि, यहां ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है कि
यह प्रदर्शित करता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में, यह प्रदर्शित करता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता जाता है। विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव घटता जाता है। रह जाएगा याद, बताया था, कम होता जाता है, घटता जाता है। जितना ज्यादा दूर जाएंगे उतना विभव कम हो जाएगा। ओके, तो आप में से जो किताब लाए हैं दीजिए, किताब का एक प्रश्न देखते हैं। अब हम कर पाते हैं क्या? सूत्र तो अभी अभी सीखा, ई और वी में संबंध, वी का अवकलन कर दो स्थिति के सापेक्ष तो ई मिल जाता है। तो एक सरल प्रश्न से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 2। तीसरा आ गया क्या? तो चैप्टर नंबर कौन सा है ये? थर्ड ही है ना? थर्ड है ये। धारिता वाला आपके अलग है, बिल्कुल ठीक है। तो एक प्रश्न है इसमें, 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, v बराबर है 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल ठीक है। तो क्या कह रही है? दिया है, तो ध्यान से समझें। आपको कैपिटल V मतलब विभव का एक फॉर्मूला दे दिया। तो विभव किस पर निर्भर करता है? स्थिति पर। x और y क्या है? निर्देशांक ही तो होते हैं, z नहीं है, इसका मतलब v कैसा है? द्विविमीय है, z नहीं है। आपसे पूछा है E के बारे में, और कहां पर? किसी बिंदु x y पर, मतलब x और y के मान नहीं दिए आपको, मतलब x और y के पदों में आंसर आ जाएगा। तो E ज्ञात कीजिए, है ना, किस पर? बिंदु x, y पर। मान नहीं दिए, नहीं तो आंकिक मान आ जाता। तो x, y पर E ज्ञात कीजिए। तो आप सूत्र क्या होता है? तो आप लिखेंगे हम जानते हैं, वी नो दैट, क्या? E बराबर, E सदिश राशि होती है, E बराबर माइनस वही पूरा फॉर्मूला, dv बाय dx आई कैप, dv बाय dy जे कैप, k की जरूरत नहीं है, इसमें z का कोई पद ही नहीं है इसलिए उसकी जरूरत नहीं है। होता तो मैं वो भी लिख देता, ये द्विविमीय से दो की जरूरत है, तीसरे की नहीं है। अब अभी तक हमने हल करना शुरू नहीं किया, जो दिया है वो लिखा है, ये तो प्रश्न है, और सूत्र लिखा है। अब मान कैसे रखते हैं? तो माइनस अपनी जगह, ब्रैकेट v अपॉन d अपॉन dx, यहां पर आएगा 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां बड़ा कोष्टक लगा दे तो अच्छा रहेगा, ये छोटे कोष्टक में प्लस, देख लिया v की जगह जो दिया है वो रख दिया। एक और पद d अपॉन dy, अब v की जगह वापस वही 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या? j कैप। यहां पर क्या लिखना था? आई कैप, है ना, j कैप हो गया। अब अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन x का ही होता है, y के सापेक्ष y का होता है, और z के सापेक्ष z का होता है। तो यहां पर आप देखें इन दोनों में से x कहां है और x की घात कितनी है? तो x ये दिख रहा, और x की घात कितनी है? 1 है। तो x की घात 1 का x के सापेक्ष अवकलन कितना होता है? 1 ही होता है। समझ रहे हैं? 1 ही होता है। तो देखिए पहले पद का अवकलन 6 इंटू 1 y प्लस 0 माइनस 2x, ध्यान से देखें, सही दिख रहा है कुछ? और इसको मैं 1 को तो छोड़ देता हूं, छोटा कोष्टक, और बाहर क्या लिखना था? आई कैप। तो देखिए ध्यान से, इसमें x था, x का अवकलन 1, तो 6 इंटू 1 इंटू y मतलब 6y, y स्क्वायर का अवकलन 0, कारण x का x के सापेक्ष होना है। क्या इस पद में x है? नहीं है, तो इसका मतलब x के लिए y क्या है? अचर,
अचर का अवकलन क्या होता है? शून्य। तो इसमें x नहीं है, इसलिए यहाँ पर x स्क्वायर है, x स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 2x होता है। पहला अवकलन समाप्त। प्लस अब y के सापेक्ष, तो 6xy में y है, तो अवकलन क्या होगा? 6x इंटू 1, y का अवकलन y के सापेक्ष 1, तो इसका अवकलन हो गया प्लस 2y माइनस 0, सही बात, और ये j कैप, इस तरह से अवकलन हो गया। अब आप अंदर गुणा कर दें, तो कैसे लिखें इसको? ई सदिश बराबर, है ना, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इतना तो लिखो। प्रश्न संख्या ये आपकी किताब की है 15वां प्रश्न है ये, क्वेश्चन नंबर 15, चैप्टर नंबर 3 का 15वां प्रश्न है ये। तो अवकलन का थोड़ा सा ज्ञान, कोई बहुत बड़ा ज्ञान नहीं, वो आता है तो प्रश्न में दिक्कत ही नहीं है। अभी लास्ट पद लिखना बाकी है, बाकी सब कुछ मिटा देता हूं मैं। सिक्स वाई माइनस 2x, सिक्स एक्स प्लस 2y, इस माइनस चिन्ह को अंदर पहुंचा दे तो देखो क्या होगा, 2x माइनस 6y आई कैप माइनस 6x प्लस 2y जे कैप, माइनस को अंदर पहुंचाया, टू एक्स माइनस 6y, 6x प्लस 2y, बिल्कुल ठीक है, हो गया बंद। तो ऋणात्मक चिन्ह को अंदर पहुंचाया, तो जो किताब में आंसर आ रहा है ना, बिल्कुल वैसा का वैसा आंसर बन गया हमारा भी, बिल्कुल नियम से बन गया। बताइए भाई, डन हो गया? एक और प्रश्न मिलेगा इसमें, देख नहीं रहा है, कौन है भाई? कुणाल कौन है? भाई जल्दी बताइए, हो गया? एक सरल सा प्रश्न है, अति लघुत्रात्मक का 12वां प्रश्न है, मतलब 1 नंबर में आ सकता है। अति लघुत्रात्मक में 12वां प्रश्न है, ये तो है ना, न्यूमेरिकल वाले में था, थोड़ा सा लेंथी था। ये कह रहे हैं कि दिया है v बराबर, देख लेता हूं मैं, v बराबर 2x स्क्वायर वोल्ट, है ना, तो v आपको दिया हुआ है 2x स्क्वायर, और फिर इन्होंने कहा है बिंदु 1, 2, 3 पर
एक बिंदु है 1, 2, 3 पर ई ज्ञात कीजिए। एक नंबर का प्रश्न है ये, मतलब बड़ा आसान होना चाहिए। क्या करें? फॉर्मूला तो यही होता है ना, 3 पद वाला। अब आप सोचिए इसमें कौन कौन है? केवल x, y नहीं है, z भी नहीं है। इसका मतलब सूत्र क्या होगा? हम जानते हैं E बराबर माइनस dv अपॉन dx। बात खत्म। आई कैप तो लिखना पड़ेगा ना, सदिश है ना, y वाला पद ना z वाला पद। ये किताब का ही प्रश्न है। और बिंदु पहला होता है x का, दूसरा होता है y का, तीसरा होता है z का। ना ये काम आएगा ना ये काम आएगा, क्योंकि ना y है ना z है। बस x बराबर 1 मीटर, एक काम आएगा। तो देखते हैं पहले, v का मान रख दे, तरीका वही है, d अपॉन dx। v मतलब 2x स्क्वायर, जो दिया है वही रखेंगे, सीधी सी बात। और अवकलन बताइए क्या करें? 2 कैसी राशि है? अचर, कांस्टेंट है 2, एक अंक है 2, तो 2 को तो ऐसा का ऐसा बाहर कर देते हैं। अब अवकलन किसका होता है? एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन पता है आपको? 2x हो गया। तो कितना है? -4x आई कैप आ गया। अब किस बिंदु पर? ये तो फॉर्मूला आया है, इस प्रश्न में बिंदु भी दिया हुआ है, मतलब पूरे के पूरे मान दिए हुए। तो x का मान 1, y का 2, z का 3। काम क्या आएगा? x का मान केवल, क्योंकि x ही है। तो E बराबर कितना आ गया? -4 आई कैप, -4 आई कैप न्यूटन अपॉन कूलम। आंसर सदिश -4 आई कैप न्यूटन अपॉन कूलम। तो ऐसे प्रश्न भी हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसको एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x कैसे होता है ये नहीं पता। अगर इसमें दिक्कत है तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है। दिक्कत क्या? अवकलन थोड़ा सा पढ़ लेना एक्स्ट्रा, अवकलन एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो बाकी तो बहुत आसान, 2-3 प्रश्न और हैं इसी सूत्र पर आधारित, बट आसान है। और एक आपको एग्जाम्पल में भी मिलेगा कहीं। एक एग्जाम्पल में 2-2 प्रश्न हैं। उल्टा कर दिया इन्होंने, v का परिमाण दिया। चलो इसको और कभी करेंगे। टाइम कितना हो गया? 5 मिनट है, 7 मिनट है, 6 मिनट है। तो एक प्रश्न देख ही लीजिए फिर। सॉरी। तो एक तो मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल नंबर 3.8 देख के आना, मतलब सॉल्व किया हुआ है, देख लोगे तो पता लग जाएगा। थोड़ा सा लेंथी है। पेज नंबर किताब में आपके हैं 57, है ना? पेज नंबर 57 पर है एग्जाम्पल नंबर 3.8। भाई साहब घर पे देख के आना, है ना? याद रख के इसको देख लेना, क्योंकि आज जो टॉपिक किया है उससे संबंधित प्रश्न कर लोगे ना, तो एक तो टॉपिक के प्रति सम्मान बढ़ेगा, और दूसरा सूत्र को जितना काम में लेते हैं वो अपने आप याद हो जाता है, एक्स्ट्रा अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। और प्रश्न करते करते जब सूत्र याद होते हैं ना, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। प्रश्न करते करते सूत्र याद हो रहे हैं तो ये बेस्ट तरीका है। अलग से कोई पेपर पे केवल सूत्र याद करने बैठा है तो गलत तरीका है। तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा टाइम है 5 मिनट। तो ये रहा प्रश्न। क्या है? v का एक फॉर्मूला दिया हुआ है और e पूछा है। तो देखो v क्या दिया हुआ है मैं बता देता हूं। तो ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, ABCD वाले, उसमें एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, और v दिया हुआ है -5x + 3y + वर्गमूल 15z। ये v दिया हुआ है और e पूछा है, क्या करें? ये तो बहुत आसान हो गया। और इसमें तीनों हैं, तो ये जो सूत्र है ना, इस सूत्र में वो भी आ जाएगा,
dv बाय dz k कैप, सही बात। तो इस सूत्र में मान रखना पड़ेगा। सूत्र याद हो गया क्या? सूत्र याद हो जाएगा, माइनस को भूलना नहीं बाहर, ठीक है। तो v का जो मान दिया हुआ है उसको पहले देख लो, 1 मिनट देख रहे हो ना, किसी की भी घात 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं है, एक एक घात है। जैसे इस पद को x के सापेक्ष अवकलित किया जा सकता है और इन दोनों का x के सापेक्ष अवकलन क्या होगा, 0 0। तो पहले पद का मान क्या होगा, -5, बाकी 0 0 और यही क्या। जब इसको सॉल्व करोगे ना भाई, v की जगह क्या रखोगे, पूरा का पूरा, फिर इस पूरे का किसके सापेक्ष अवकलन होगा, x के सापेक्ष। तो इसका होगा इनका 0 0, फिर प्लस, अब वापस इस पूरे का y के सापेक्ष अवकलन, तो इसका 0 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा, इसका नॉन 0 होगा, तो क्या होगा 0 + 3 + 0, 0 नहीं लिखा मैंने, कोई बात नहीं। इसी v का वापस अंत में z के सापेक्ष करेंगे, तो ये 0 ये 0 और ये बचेगा, तो क्या बचेगा, प्लस वर्गमूल 15, ठीक है, 0 + 0 प्लस वर्गमूल 15, है ना। तो इस तरह से अब ये जो बड़े कोष्टक के बाहर माइनस होता है ना, इसको अंदर पहुंचाएं और आंसर पाएं, +5 i कैप माइनस, अंदर पहुंच गया -3 j कैप माइनस वर्गमूल 15 k कैप, क्या है ये, विद्युत क्षेत्र न्यूटन अपॉन कूलम। ये तो किस रूप में है, सदिश रूप में आ जाएगा ना। तो मैंने तो रफली किया है, मैंने प्रश्न बता दिया, 10वां प्रश्न है ABCD अबसद में, और इस सूत्र में v का मान रख के अवकलन करके यहां तक पहुंचा जा सकता है, सही बात है। इसका परिमाण भी निकाला जा सकता है, किसी त्रिविमीय सदिश का परिमाण कैसे निकालते हैं, ex स्क्वायर प्लस ey स्क्वायर प्लस ez स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर हो जाता है ना 49 का वर्गमूल आ रहा है ना अंदर 49। तो E का परिमाण भी आ रहा है 7 न्यूटन प्रति कूलम। तो जो 10वां प्रश्न है ना, 10वें प्रश्न में अबसद दिया हुआ है, 3 वर्गमूल 2, ब 4 वर्गमूल 2, स 5 वर्गमूल 2 और द है 7, उसका द आंसर होगा, समझ रहे हैं। तो देख के आना थोड़ा, कल मिलते हैं, थैंक यू।